आज हम लोग इस वीडियो में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा पहले समझते हैं। प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है कि जब हम किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उसके सिरों पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। वह समय के साथ बदलता है और एक निश्चित समय अंतराल बाद अर्थात कुंडली के एक पूरा चक्कर घूमने के बाद उसकी पुनरावृत्ति होती है। इसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं, जो कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। यह कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण होता है। अब यदि कुंडली को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, बंद परिपथ बना दिया जाए या किसी परिपथ से जोड़ दिया जाए तो उस परिपथ में और उस कुंडली में धारा बहने लगती है। उस धारा का मान भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अनुसार लगातार समय के साथ बदलता है और एक निश्चित समय अंतराल बाद फिर से उस धारा की पुनरावृत्ति होती है। उस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होते हैं उनमें अब ये कुंडली में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा का जो उत्पादन हो रहा है, यह आवश्यक नहीं है कि दोनों ही समान तरीके से बढ़ें और समान तरीके से घटें। हालांकि उनमें जो परिवर्तन होता है वो जीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो, फिर से मैक्सिमम डिफरेंट डायरेक्शन में और फिर जीरो हो जाता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि दोनों वोल्टेज और धारा एक साथ बढ़ें और एक साथ घटें। तो इस स्थिति में जब किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा का मान एक साथ जीरो नहीं होता और न ही एक साथ मैक्सिमम होता है, तब उनको कला में अंतर कहा जाता है। अर्थात ये कहा जाता है कि वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा समान कला में नहीं है, अर्थात उनके बीच कलांतर है, फेज डिफरेंस है। हम लोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो वोल्टेज और जो करंट का यानी वोल्टेज और धारा का जो कलांतर होता है वो प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो प्रकृति पर निर्भर करने का मतलब है कि उस जो कुंडली घूम रही है जो चुंबकीय क्षेत्र में, उस कुंडली से क्या जोड़ा गया है। अगर केवल ओमी प्रतिरोध जोड़ा गया है तो वोल्टेज और धारा का कलांतर अलग होगा। यदि केवल संधारित्र जोड़ा गया है तो वोल्टेज और धारा का कलांतर अलग होगा। मीन्स वो एक साथ अधिकतम होते हैं या नहीं होते, ये इस बात पर निर्भर करता है। तो इस आधार पर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ 7 प्रकार के होते हैं। तो 7 प्रकार में आपका पहले आ जाता है आर परिपथ। एक होता है आर परिपथ। इसमें V और I का जो कलांतर होता है, V और I का कलांतर शून्य होता है, इसमें कोई कलांतर नहीं होता। V और I का यानी वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा एक साथ मैक्सिमम और एक साथ मिनिमम होते हैं। इसी तरह से एक दूसरा परिपथ है सी परिपथ बोलते हैं इसको। जब प्रत्यावर्ती स्रोत से केवल संधारित्र जोड़ा जाता है, इसमें V और I के बीच का जो कलांतर होता है वो 90 डिग्री होता है और इसमें I जो है वो वोल्टेज से अग्रगामी होती है 90 डिग्री। I अग्रगामी होती है, अग्रगामी। इसी तरह से यल परिपथ होता है। यल परिपथ में V और I का जो कलांतर होता है वह भी 90 डिग्री होता है, लेकिन इसमें I पश्चगामी होता है, यानी इसमें वोल्टेज अग्रगामी कहा जाता है, V अग्रगामी। इसमें V अग्रगामी होता है, मीन्स V का मान पहले अधिकतम हो जाता है, I का मान बाद में अधिकतम हो जाता है। इसी तरह से ये सिंगल सिंगल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है और डबल के हो गए आपके। एक होता है यलार परिपथ, एक होता है सीआर परिपथ, एक होता है आरसी परिपथ या सीआर, सॉरी यलार सीआर, और एक होता है एलसी परिपथ, और एक होता है एलसीआर परिपथ। तो इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ 7 प्रकार के होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के। आज हम लोग इस वीडियो में यलार परिपथ के बारे में पढ़ते हैं। यलार परिपथ के बारे में
तो एलआर परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें प्रेरकत्व यल और भूमि प्रतिरोधार प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो एलआर परिपथ का पहले हम लोग परिपथ बना लेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो पहले यल बना देंगे, यल माने ये प्रेरण कुंडली हो गई, और फिर उसके बाद आर बना देंगे इस तरह से। तो ये हो गया यल और ये हो गया आर, और इनको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। ये एसी मेंस कहलाता है, एसी मेंस। इस तरह से जोड़ लिया। अब इसमें मान लेते हैं एसी मेंस का वोल्टेज V है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज ये जो लगाया गया एसी मेंस का V है, और तब यहाँ पर करंट दोनों में सेम बहेगी। तो करंट मान लेते हैं इसमें I है, और इसके सिरों का वोल्टेज अलग अलग होगा। मान लेते हैं L के सिरों का जो वोल्टेज है VL है, और R के सिरों का जो वोल्टेज है वह VR। इस तरह से अब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि केवल जो आर परिपथ होते हैं, केवल आर परिपथ भूमि परिपथ जो होते हैं उसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के बीच जो कलांतर होता है वो समान होता है, अर्थात दोनों वैल्यू समान कला में बदलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसमें वोल्टेज और धारा की बात करें, तो अगर किसी समय t पर धारा का मान I नॉट साइन ओमेगा t हो, प्रत्यावर्ती धारा की इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है एट टाइम t I नॉट साइन ओमेगा t हो, जहाँ I नॉट मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, प्रत्यावर्ती धारा की मैक्सिमम वैल्यू है। ओमेगा धारा का कोणीय वेग बोला जाता है। जो कुंडली जिस कोणीय वेग से घूम रही होती है उसी को प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा को कोणीय वेग बोला जाता है, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। अब यहाँ पर चूंकि VR वोल्टेज जो R के सिरों का वोल्टेज होता है और धारा I का वो समान कला में होते हैं, तो यहाँ पर VR इक्वल लिखेंगे V नॉट साइन ओमेगा t, क्योंकि कोई कला में अंतर नहीं है। एक्चुअल में कला ये जो कोण लिखा होता है साइन के आगे, इसी को कला बोला जाता है। यदि कोण में अंतर है तो कलांतर कहा जाता है, यदि अंतर नहीं है तो नहीं। अब हम लोग यहाँ आते हैं यल परिपथ में। यल परिपथ में देखा जाता है कि V और I के बीच 90 डिग्री का अंतर होता है, यानी जब वोल्टेज में तो वोल्टेज अग्रगामी होता है, जब वोल्टेज का मान अधिकतम होता है तो धारा का मान शून्य होता है। तो इसलिए धारा का मान अगर I नॉट साइन ओमेगा t है, तो जो यल के सिरों का वोल्टेज होगा VL वो हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा t प्लस 90 डिग्री। ये तो यहाँ दोनों का जो कलांतर आएगा वो इस एंगल में इसको घटाएंगे तो 90 डिग्री आ जाता है, तो दोनों का कलांतर आ जाता है। ये हो जाता है। तो ये है किसी एलआर परिपथ में वोल्टेज VL यानी L के सिरों के वोल्टेज और वोल्टेज R के सिरों के वोल्टेज के फॉर्मूले। और यहाँ पर जो करंट है परिपथ में वो I नॉट साइन ओमेगा t कही है। अब इनका फेजर डायग्राम, इस कलांतर को वोल्टेज VR, VL और I के बीच कलांतर को हम लोग फेजर डायग्राम से दिखाते हैं। तो फेजर डायग्राम, जो फेजर डायग्राम होता है एक तीर द्वारा फेजर डायग्राम को तीर से निरूपित किया जाता है। फेज को किसी भी वोल्टेज या धारा के जो फेज होता है उसको हम लोग फेजर डायग्राम बनाने के लिए एक एरो का इस्तेमाल करते हैं, तीर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग तीर मानते हैं, यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये x डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में एट टाइम t ये ओरिजिन है। फेजर डायग्राम एक्चुअल में एक ऐसा तीर होता है जो एक सिरे पर फिक्स रहकर वृत्तीय पथ पर घूमता है। तो वृत्तीय पथ पर घूमने में वो अपनी कला का प्रदर्शन करता है। तो कला को हम लोग इस अगर फिक्स डायरेक्शन से, जिसको एट टाइम t इक्वल 0 पर उसकी डायरेक्शन कह लीजिए, उससे मेजर करें तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो ये इस पॉइंट पर फिक्स रहते हुए वो पॉइंट पर फिक्स रहते हुए आगे बढ़ता है। तो अब मान लीजिए t समय पर फेजर डायग्राम जो है ये आगे आएगा। तो ये अगर कोणीय वेग ओमेगा है कुंडली का, तो इसका V और इसका वोल्टेज और धारा का जो कोणीय वेग कहा जाएगा वो ओमेगा ही कहा जाता है, जो कुंडली का कोणीय वेग होता है। तो यहाँ पर ये देख लेंगे आपका, यहाँ पर ओमेगा t कोण से घूम जाएगा। तो ये फेजर डायग्राम होगा I का, ये I का हो जाएगा। अब यहाँ पर I स्मॉल I लिख लीजिए, ये स्मॉल I का, और यहाँ पर ये जो VR का है दोनों समान कला में होते हैं, तो इसका फेजर डायग्राम भी सेम होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो इसको हम लोग चाहे इधर बना लें या आगे बना दें,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए थोड़ा और आगे बढ़ाकर इस तरह से ले लें तो ये VR का फेजर डायग्राम यहाँ पर आ जाएगा, दोनों समान कला में होंगे एक ही लाइन में। और VL का 90 डिग्री आगे चलेगा, तो VL का I से 90 डिग्री आगे चलेगा, तो इसके साथ हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाकर इधर की ओर एक डायग्राम बनाएंगे, ये हो जाएगा VL का, और ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा 90 डिग्री या π/2। ये इसका फेजर डायग्राम बनता है। अब हम लोग इस फेजर डायग्राम के आधार पर परिणामी वोल्टेज निकालते हैं, VR और VL का परिणामी निकालते हैं। तो इनका जो फेजर डायग्राम अगर हम यहाँ पर बनाना चाहें तो इधर पर बनाएंगे हम लोग VR का बनाएंगे और 90 डिग्री पर बनाएंगे VL का। तो ये तो हो गया L और R के सिरों के वोल्टेज का। अब जो स्रोत का परिणामी वोल्टेज ये जो V होता है उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम मेथड यूज करते हैं वेक्टर में। तो वेक्टर में पैरेललोग्राम मेथड में इस VL और VR का जो परिणामी वोल्टेज होगा अर्थात जो स्रोत का वोल्टेज होगा वो V ये होगा। तो इस फेजर डायग्राम से स्पष्ट है कि V स्क्वायर इक्वल आ जाएगा VL स्क्वायर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, ये होगा। तो V इक्वल आ जाता है स्क्वायर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। तो LR परिपथ में जो परिणामी वोल्टेज होता है स्रोत का वो आता है रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, ये आ जाता है। अब यहां पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि प्रेरक L द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट XL ली जाए जिसको प्रेरणी प्रतिघात कहा जाता है, तो यदि L का प्रेरणी प्रतिघात XL हो तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे XL बराबर VL बराबर IXL, यहाँ पर लिखा जाएगा IXL, और VR बराबर लिखा जाएगा I into R। ये I करंट हो गई और XL इस प्रेरक L का प्रेरणिक प्रतिघात है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं रिएक्टेंस, और इसको बोलते हैं ओमीय रेजिस्टेंस। तो VR बराबर IR हो जाता है। यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख लें तो V इक्वल जो आ जाएगा स्क्वायर रूट I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL स्क्वायर, ये है। इसमें I स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं और बाहर निकाल लाते हैं। तो I स्क्वायर को जब कॉमन लेकर बाहर निकालते हैं तो ये आ जाएगा I स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर आ जाएगा। I को हम लोग नीचे ले आते हैं V अपॉन I, तो V अपॉन I निकल आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये जो V अपॉन I है ये L और R दोनों के कारण परिपथ में धारा पर डाली गई रुकावट है V अपॉन I। तो इस V अपॉन I को इस LR परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट। तो इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट इस V अपॉन I को इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट कहा जाता है, और इसको हम लोग Z से लिखते हैं। तो LR सर्किट का जो Z आता है वो Z हो जाता है V अपॉन I, यानी आपका आ जाएगा Z इज इक्वल स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये फार्मूला, और यूनिट इसका ओम होता है, क्योंकि यह धारा के मार्ग में इस परिपथ L और R दोनों के द्वारा मिलकर डाली गई रुकावट होती है। तो ये जो प्रतिबाधा है LR परिपथ की इम्पीडेंस है वो कहलाता है प्रतिरोध होता है, तो इसको एक मात्रक ओम लिखा जाता है। ये आ गया इस तरह से। यहाँ पर हम लोग XL की जगह पर ओमेगा L लिख सकते हैं, और ओमेगा की जगह 2πfL लिख सकते हैं, जहाँ F प्रतिवर्ती धारा या प्रतिवर्ती वोल्टेज की आवृत्ति है। ये हो जाता है फार्मूला। तो यहाँ पर अगर Z इक्वल लिखें तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा R स्क्वायर, इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस 2πfL का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग फिर से यहाँ पर आते हैं फेजर डायग्राम में। तो फेजर डायग्राम में जो हम लोग वोल्टेज जो
परिणामी वोल्टेज जो रिजेक्टेड वोल्टेज होता है सीमेंस का, वो जो आता है वो VR से अग्रगामी फाई कला अग्रगामी कहा जाता है। VR से फाई कला अग्रगामी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो परिणामी वोल्टेज और जो अब यहाँ पर VR की डायरेक्शन में ही हम करंट I को बना सकते हैं क्योंकि दोनों सेम इसमें थे। I को तो इसमें वोल्टेज और धारा का जो कलांतर होता है तो V यहाँ पर अग्रगामी। तो LR परिपथ में जो परिणामी वोल्टेज होता है वह धारा I से फाई कला अग्रगामी होता है। यानी परिणामी वोल्टेज V का जो फार्मूला होगा, क्योंकि I बराबर था I नॉट साइन ओमेगा टी और V का हो जाएगा इसका परिणामी वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखा जाएगा, क्योंकि ये I से ऊपर बना हुआ है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ऊपर है तो प्लस लिखा जाता है, एंटी क्लॉक अगर नीचे है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे तो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं लिया जाता, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही देखा जाता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आगे है तो प्लस और नीचे हो जाए तो माइनस लिखा जाता है। यहाँ पर ही आ गया। अब यहाँ पर जो फाई है तो इस फार्मूले इस ट्रायंगल से राइट एंगल ट्रायंगल से देखें तो tan फाई इक्वल लिखा जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर आ जाएगा VL और बेस हो जाएगा VR के, तो VL अपॉन VR लिख दिया जाता है और VL की जगह IXL लिखते हैं और VR की जगह IR लिखते हैं, आगे कट जाएंगे तो tan फाई इक्वल यानी फाई इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स XL अपॉन R। ये हो जाता है परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर, और ये हो जाता है उसका इम्पीडेंस प्रतिबाधा हो जाता है।